नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर वक्त हो चला है इवनिंग एजेंडा का। मध्य प्रदेश में सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने फिर से दोहराया कि वो सीएम पद के न पहले दावेदार थे और न आज हैं। उधर दिल्ली में वीडी शर्मा ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की तो कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री शिव प्रकाश से मिले। एमपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से कहा कि वो सीएम पद के दावेदार न कभी पहले रहे हैं और न ही आज हैं। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि वो दिल्ली नहीं जा रहे बल्कि छिंदवाड़ा जा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने छिंदवाड़ा जाने की वजह भी बताई है। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। इसलिए 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली न जाने की बात तब कही जब वीडी शर्मा, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। एमपी में मुख्यमंत्री कौन किससे मिला? वीडी शर्मा ने अमित शाह से की मुलाकात, प्रहलाद पटेल ने अमित शाह से की मुलाकात, कैलाश विजयवर्गीय ने शिव प्रकाश से की मुलाकात। वीडी शर्मा ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। इसके पहले प्रहलाद पटेल ने सोमवार को अमित शाह से मुलाकात की थी। वहीं कैलाश विजयवर्गीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश से मिले हैं। खास बात यह कि दिल्ली पहुंचे सभी नेताओं के नाम की चर्चा मुख्यमंत्री के तौर पर हो रही है, और चर्चाओं के होने की वजह भी है, बीजेपी ने चुनाव में सीएम पद के लिए चेहरा घोषित नहीं किया था। ऐसे में शिवराज के दोनों बयानों के मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष दिल्ली पहुंचे। अरुण साहब दिल्ली पहुंच चुके हैं। चुनावी नतीजों के बाद पहली बार अरुण साहब दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय नेताओं से उनकी मुलाकात होगी, और यहां पर केंद्रीय किन नेताओं से उनकी मुलाकात हो सकती है? क्या वे जेपी नड्डा से मिलेंगे? क्या वे अमित शाह से मुलाकात करेंगे? या फिर जिस तरह से वो माथुर ने अब तक जिम्मेदारी संभाली है, उनसे क्या उनकी मुलाकात हो सकती है? नितिन नवीन से क्या वे मिल सकते हैं? और इन सब विषयों को लेकर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि अरुण साहब दिल्ली पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद पहली बार अरुण साहब दिल्ली पहुंचे हैं। अरुण साहब की जिम्मेदारी बढ़ गई थी उन दिनों जब विधानसभा चुनाव के पहले अरुण साहब को पार्टी ने छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष नियुक्त किया, और फिर अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से इस बार माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव में जिस तरह से उन्हें जीत मिली, उन्हें इसका निश्चित रूप से लाभ हो सकता है। बहरहाल अभी संगठन के लिहाज से जिन बातों का वो जिक्र कर रहे हैं, क्या वही चर्चा वहां पर होगी, या फिर जो सीएम फेस को लेकर एक बार फिर से जो सुगबुगाहट है अरुण साहब के नाम को लेकर, क्या उन्हें इसका बेनिफिट मिल सकता है? बहरहाल देखना ही होगा। और दिल्ली में इस वक्त अरुण साहब पहुंचे हुए हैं। नतीजों के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे अरुण साहब केंद्रीय नेताओं से मुलाकात करेंगे, और ये केंद्रीय नेता कौन हो सकते हैं, चेहरा कौन होगा, ये तय करने के लिए क्या अरुण साहब दिल्ली पहुंचे बातचीत करने के लिए? केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के दौरान क्या चर्चा हो सकती है, किन मुद्दों पर बात होगी? स्वाभाविक है कहीं ना कहीं सीएम पद का विषय हो सकता है। बात करेंगे अशरफ काज़मी, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, अरुण साहब पहुंच चुके हैं दिल्ली, किन नेताओं से मुलाकात होनी है, क्या जानकारी मिल पा रही है अब तक? देखिए, यहाँ के गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इनसे समय मांगा है। इसके अलावा उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से भी, राजनाथ सिंह जैसे हैं और दूसरे मंत्रियों से भी मिलने का समय मांगा है।
बता रहे हैं वो ये कि अभी जो मुलाकात होगी वो शिष्टाचार भंगित होगी। जीत के बाद वो पहली बार दिल्ली आ रहे हैं, को लेके चर्चा की जाएगी और शिष्टाचार भी बधाई दी। लेकिन पर्दे के पीछे जो है कहीं ना कहीं आशीष साफ है कि जो मुख्यमंत्री का जो मुद्दा है वो भी कहीं ना कहीं इस मुलाकातों के दौरान हावी रहेगा। किसको मुख्यमंत्री बनना है, कौन मुख्यमंत्री की रेस में है, ये तमाम पहलू स्वाभाविक है अशरफ। और चूंकि चुनाव हो चुके हैं, मैंडेट दे दिया जनता ने, अब एक चेहरा घोषित करना बहुत जरूरी है और अरुण साहब दिल्ली पहुंचे तो स्वाभाविक है इस बारे में तो बातचीत होगी। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर संपर्क करेंगे आपसे। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी दिल्ली से दे रही थी जानकारी, बहुत शुक्रिया आपका। और अगली बड़ी खबर सागर से, जहां पर हार के बाद बीना से बीजेपी के प्रत्याशी महेश राय ने अपनी ही पार्टी के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। महेश राय ने जिलाध्यक्ष गौरव सिरोठिया और उनकी टीम पर जानबूझकर हरवाने का आरोप लगाया है। की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष के ऊपर है, गौरव सिरोठिया के ऊपर। एक प्रोजेक्ट तरीके से जब टिकट की शुरुआत हुई थी, टिकट में इनने विरोध किया था और टिकट के पहले भी इनको मालूम था कि बीना की जनता विधायक महेश राय के साथ है और टिकट भी महेश राय को मिलेगा। इसके पहले संगठन की नियुक्तियों में बीना भारतीय जनता पार्टी की और प्रकोष्ठों की नियुक्तियों में इनने अपने लोगों को बैठाने का काम किया था। उस चीज को लेकर भी मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को के जो नियुक्तियां कर रहे हैं, ये ढूंढ के मेरे विरोधियों को इस पर नियुक्ति की जा रही है और ये चुनाव में मेरे लिए नुकसान बंद होगी, इस बात की भी मैंने। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है और इस बीच खंडवा और बुरहानपुर में कांग्रेस की बड़ी हार का असर साफ नजर आ रहा है। खंडवा और बुरहानपुर जिलों के बनाए गए प्रभारी कैलाश कुंडल ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को पत्र लिखा। उन्होंने दोनों ही जिलों के प्रभार से मुक्त किए जाने की मांग की है। बता दें कि खंडवा के बुरहानपुर में कुल 6 सीटें हैं और सभी पर कांग्रेस की करारी हार हुई है। कुंडल का कार्यकाल काफी विवादों में रहा है। यहां चुनाव के दौरान कुंडल हटाओ कांग्रेस बचाओ के नारे तक लगाए जा चुके हैं। हालांकि कुंडल अब परिणाम सामने आने के बाद नैतिकता के आधार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से खंडवा और बुरहानपुर जिलों के प्रभारी पद से खुद को हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। और बुरहानपुर और नेपाल नगर हमने लगातार 15-16 महीने में जिले से लेके बूथ तक जाके भ्रमण करने का प्रयास किया। काफ़ी लोगों से संपर्क बना, काफ़ी लोगों ने सहयोग किया। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि चूंकि परिणाम अनुकूल नहीं आ पाए, मेरा नैतिक दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष को अवगत कराऊं कि मैं आपके द्वारा दिए गए कार्य में सफल नहीं हो पाया हूं, इसलिए मुझे इस कार्य के प्रभार से मुक्त किया जाए। ग्वालियर के पिछोर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायक प्रीतम लोधी के बेटे ने ग्वालियर के एक शख्स को फोन करके धमकी दी। पिता के चुनाव जीतते ही दिनेश लोधी ने एक शख्स को फोन कर कहा कि अब पिताजी चुनाव जीत गए हैं, तेरा क्या होगा, तू अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा। पूरी बातचीत उस शख्स ने रिकॉर्ड की और उसके बाद पुरानी छावनी थाना पहुंचकर FIR दर्ज करवाई है। ये थाना पुरानी छावनी ग्वालियर में एक जलालपुर में एक सिकंदर यादव रहते हैं। इन्होंने एक थाने पे आके शिकायत की थी, एक कॉल रिकॉर्डिंग प्रस्तुत की थी जिसमें दिनेश लोधी करके लड़का है, उसने इनको धमकाया होगा, मारने पीटने की धमकी दी थी। उसने प्रकरण पंजीबद्ध किया है, अब इसको विवेचना में लिया। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अब सीएम फेस को लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी में सीएम चेहरे को लेकर टीएस सिंहदेव का एक बड़ा बयान सामने आया। रमन सिंह को सीएम पद का प्रबल दावेदार उन्होंने बताया। टीएस सिंहदेव ने कहा कि आदिवासी के तौर पर रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय का नाम चल रहा है, ओपी चौधरी और अरुण साव का नाम है, लेकिन रमन सिंह सीएम पद की रेस में अभी भी सबसे आगे हैं। उन
नाम की बात, जो नाम चल रहे हैं स्वाभाविक तौर पे 3 बार के मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं और टिकट के बंटवारे में भी ये चर्चा थी कि उनकी राय ज़्यादा चली और जीत के आए हैं तो उनका पक्ष मजबूत दिखता है। फिर पार्टी के संगठन के उनके प्रदेश के अध्यक्ष अरुण साहू जी हैं, वो भी चुनाव जीत के आए हैं, आरएसएस के कैडर के माने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के कैडर को एक तरजीह मिलती है, तो वो भी चुनाव में मुख्यमंत्री के चुनाव में उनका भी नाम सुनने में आ रहा है। ट्राइबल से अगर लेते हैं तो 2 नाम सरगुजा संभाग से सुनने में आ रहे हैं, एक विष्णुदेव साय जी का और एक हमारी रेणुका जी का। तो हमारी बीच की हैं, सरगुजा की हैं, सरगुजा लोकसभा की भी हैं, महिला भी हैं, जीत के भी आई हैं, अनुभव भी है, मंत्री के रूप में भी काम किया है, उनको भी मौका मिल जाएगा तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी खुशी होगी कि अपने बीच से मुख्यमंत्री बन गए। ओपी चौधरी जी का भी नाम आता है, नए हैं, पहली बार जीते हैं, अधिकारी रहे हैं लेकिन शासन में नहीं रहे हैं, तो पता नहीं उनको अभी मौका देंगे कि नहीं। इनके अलावा और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि रमन सिंह जी का पल्ला। और शाजापुर कृषि उपज मंडी में सोयाबीन के कम दाम मिलने पर किसानों ने हंगामा कर दिया। इन किसानों का आरोप था कि कृषि उपज मंडी के व्यापारी जानबूझकर कम दाम में सोयाबीन की बोली लगा रहे हैं। मंडी के बाहर जहां सोयाबीन 4,800 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा के दाम में बिक रहा है, तो वहीं मंडी के व्यापारी 4,700 रुपए और उससे भी कम दाम लगा रहे हैं बोली कर। और किसी बात को लेकर किसानों ने मंडी व्यापारियों और कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारी कर्मचारियों के सामने अपना विरोध जताया। वहीं मंडी प्रबंधन की समझाइश के बाद अब किसान मान गए हैं और दोबारा से माल की तुलाई शुरू हुई है। सोयाबीन लेकर आए थे यहाँ पर मंडी पर, यहाँ पर व्यापारी और सभी की मनमानी चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। जल्द से जल्द मंडी का निराकरण है, नहीं तो मंडी प्रथा बंद की जाए। क्या नाम, क्या भ्रष्टाचार क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार ये कि हम यहाँ पर अपनी हिसाब से भाव कम ले रहे हैं, दूसरी मंडी में भाव तेज है। तो साहेबों मंडी में जब तक भाव नहीं बढ़ा किसान को घाटा है। मिट्टी की मंडी करी व्यापारियों ने, उसके बाद में जैसे टाली पे गए तो 4700 कुछ बिकी थी सोयाबीन किसान की, तो किसान ने देने से मना कर दिया, कैंसिल करवा के और घर ले जा रहा था। और दूसरे अन्य लोगों द्वारा, अन्य किसानों द्वारा हंगामा किया गया और मंडी नीलाम बंद हो गया था। और जबलपुर के किसानों द्वारा उगाए जाने वाला मटर भले ही दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन यहां के किसानों को मटर का उचित दाम तक नहीं मिल रहा। आलम यह है कि किसान मेहनत कर रहे हैं, लेकिन किसानों की मेहनत को व्यापारी रद्दी के भाव भी खरीदने की कोशिश नहीं कर रहे। ऐसा ही कुछ सोमवार को भी हुआ, जिसके चलते मटर के किसानों ने कृषि उपज मंडी में आधी रात को हंगामा किया। मटर लेकर मंडी पहुंचे किसानों को जब व्यापारियों ने उचित दाम नहीं दिया, तो जिले के हजारों किसानों ने अपने ट्रैक्टर और अन्य वाहन कृषि उपज मंडी के मार्ग पर खड़े कर सड़क जाम कर दी। तो मैंने मटर लेके आया 4 गाड़ी, वो 2 रुपए किलो तक नहीं पूछ रहे हैं। दलालों से कहो तो वो तो कहते फ्री में दे दो, लेबरों को पैसा दे रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा है आप क्या रेट में बिकना चाहिए? अरे कम से कम 20 रुपए किलो तो बिके। मंडी के दोनों गेट 5% कमीशन, दलाल लोग 5% कमीशन। मंडी के दोनों गेट बंद कर दिए। यहाँ पर क्या स्थिति है? स्थिति किसान पूरे 2 मंडी के गेट बंद कर दिए हैं। लाठीचार्ज की उम्मीद भी चार्ज हो सकती है। और बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर पुलिस ने एक कार से 3 क्विंटल 68 किलो गांजा बरामद किया, जिसके बाजार में अनुमानित कीमत 76 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने जब्त गांजे को अभी आकलन के लिए रखा हुआ है और आपको बता दें कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि गांजे को ओडिशा से लाकर छत्तीसगढ़ के और अन्य पड़ोसी राज्यों में खपाने की तैयारी थी। और बिलासपुर में एक शख्स ने कॉलेज छात्रा पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और उसके सिर और गले पर
गंभीर चोट आने से उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल वो सहेली के साथ कॉलेज से घर लौट रही थी, तभी एक शख्स ने उसे रोका और उस पर हमला करना शुरू कर दिया। ये एक तरफा प्यार का मामला बताया जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि पीड़िता के परिजनों ने शख्स को समझाया था और तब शख्स ने माफी मांगते हुए छात्रा को परेशान नहीं करने की बात कही थी, लेकिन उसने फिर यही किया और हमला कर दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर छात्रा के स्कूल के स्टूडेंट्स अस्पताल में जमकर हंगामा कर रहे हैं। कॉलेज के सामने आज हेमा सिंह नामक एक लड़की को एक लड़का योगेश साहू जो है वो धारदार हथियार से उसके ऊपर हमला कर दिया। कोटा थाना द्वारा अभी तत्काल में अपराध कायम करके विवेचना की जा रही है। जल्दी हम लड़के को पकड़ने में सफलता हमें मिलेगी। क्या हमला का कुछ कारण समझ में आया? अभी लड़का जो है वो पकड़ाया नहीं है, पकड़ाएगा तो पूछताछ करने पर असली कारण पता चलेगा हमें। और रायगढ़ में दोहरे हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक महिला और बच्चे की हत्या कर लाश को जलाने की कोशिश की गई। मामला नेतानगर गांव का है, जहां 25 नवंबर को आरोपी ने महिला और बच्चे की हत्या कर दी थी, जिसके बाद जूट मिल पुलिस ने दोनों शवों को बरामद किया था। पुलिस ने एक वाहन भी जब्त किया, साथ ही लाखों के गहने भी जब्त किए। पुलिस ने बताया कि अवैध संबंधों के कारण महिला और 10 साल के बच्चे की हत्या की गई थी। और नेशनल हाईवे 46 पर एक शख्स को तालिबानी सजा दी गई। भोपाल ब्यावरा मार्ग पर एक शख्स को कार से बांधकर लगभग 28 किलोमीटर तक घसीटा गया। अजमेर में शादी में शामिल होने के लिए गए एक शख्स की वापसी के दौरान किसी बात पर बहस हो गई, जिससे मामला यहां तक आ पहुंचा और अब उसे मौत की घाट उतार दिया गया। बता दें कि पूरे मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। बालाघाट की बात करें, जहां रमरमा से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में आपको दिखाएं एक जंगली सुअर और बाघ की लड़ाई। और यहां अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाघ ने जंगली सुअर का शिकार कर लिया तो आप गलत हैं। दरअसल तस्वीरें देखिए, आप समझ पाएंगे। क्लाइमैक्स में कुछ ट्विस्ट है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बाघ और जंगली सुअर के बीच लड़ाई हो रही है और फिर बाघ किस तरह से लपक कर अपनी जान बचाकर भागता है। और सुअर काफ़ी ताकतवर यहाँ साबित हुआ। बाघ को मैदान छोड़ना पड़ा। काफ़ी देर तक दोनों के बीच द्वंद्व चलता रहा, लेकिन फिर बाघ ने वहाँ से भागना ही अपने लिए मुनासिब समझा। सुअरों का शिकार उनके सामने से नहीं बल्कि उनके पीछे से करते हैं बाघ, और ऐसे में सामने से अगर बाघ सुअर को मारने की कोशिश करे तो उसके लिए क्या मुश्किल होती है। ये तस्वीर, ये वीडियो काफ़ी कुछ बयां कर रही है। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।